26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश का भांडाफोड़ हुआ है और दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके से पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद किए हैं। जहांगीरपुरी से यूएपीए के तहत गिरफ्तार 2 आरोपियों से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात भलसवा डेयरी के एक फ्लैट पर छापेमारी को अंजाम दिया, जहां हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक नौशाद और जगजीत ने इसी घर में एक हत्याकांड को भी अंजाम दिया था, जिसका वीडियो उन्होंने अपने हैंडलर को भेजा था और पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि इस फ्लैट में हत्या किसकी हुई थी। फ्लैट पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और खून के कुछ नमूने जांच के लिए कलेक्ट किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी आप सभी दर्शकों को पहुंचाते हैं और रुख करते हैं हिमांशु मिश्रा का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह से यह मामला प्रकाश में आया, संज्ञान में आया, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और अपडेट बताएं हिमांशु। देखिए, पुलिस को सबसे पहले पता लगा कि जहांगीरपुर इलाके में 2 सस्पेक्ट छिपे हैं, जिनमें से एक हरकत-उल अंसार से जुड़ा हो सकता है और एक खालिस्तानी आतंकी से, और दोनों साथ हैं। जिसके बाद पुलिस ने फिर रेड करके दोनों को गिरफ्तार किया। जिनमें से जो जगजीत है उसका विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से संपर्क है, जबकि जो नौशाद है वो हरकत-उल अंसार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके बाद जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की रिमांड ली, तो पुलिस को ये दोनों खुद लेकर के पहुंचे इस फ्लैट पर जो भलसवा डेयरी में है। भलसवा डेयरी में जब उस फ्लैट पर पुलिस पहुंची तो वो कमरे की जब जांच की पुलिस ने, तो अंदर से 2 हैंड ग्रेनेड मिले। लेकिन इतना ही नहीं, पुलिस को अंदर से कुछ ब्लड दिखा, कुछ खून दिखा, जिसके बाद एफएसएल को बुलाया गया। अब जांच में ये पता लगा कि शायद इन्होंने यहाँ पर किसी का दर्द किया और उसके बाद बॉडी दिखाने लगा थी, और इतना ही वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को भेजा। अब पुलिस 26 जनवरी के लिए आती है, इनकी क्या तैयारी, ठीक है, कौन इनकी मदद कर रहा है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें। आप ही की एक रिपोर्ट है, हिमांशु मिश्रा की एक रिपोर्ट हम आप सभी दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए जरा। इस वक्त हम मौजूद है भलसवा डेयरी में और आप पीछे जो कमरा देख रहे हैं जिसमें सील लगा हुआ है, ये कमरा है भलसवा डेयरी में, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहां पर ये सील लगाई है। दरअसल स्पेशल सेल की टीम को यहां पर जो गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी है वो लेकर के पहुंचे थे। नौशाद जो कि हरकत-उल अंसार से जुड़ा हुआ है और जगजीत जो कि खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ है, उन दोनों ने दिल्ली पुलिस को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस को जब ये जानकारी मिली थी कि किस तरीके से हरकत-उल अंसार से जुड़ा हुआ एक शख्स जो खालिस्तानी आतंकी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया जहांगीरपुरी से। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो यहाँ भलसवा के इस कमरे में रहते हैं और पुलिस की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो यहाँ से उन्हें 2 हैंड ग्रेनेड मिला। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को यहाँ से कुछ खून के धब्बे मिले, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो खून के धब्बे किसके हैं, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि इन लोगों ने अपने हैंडलर के कहने पर किसी का खून किया है और उसके बाद एक वीडियो बनाकर अपने हैंडलर को भेजा है। तो वो कौन शख्स है जिसकी हत्या की गई और इनके इरादे क्या थे, क्योंकि 26 जनवरी सामने है और जिस तरीके से हरकत-उल अंसार और खालिस्तानी आतंकियों के बीच गठजोड़ दिखा है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बेहद चौंकाने वाला है। और अब दिल्ली पुलिस इस दिशा में आगे काम कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके मददगार कौन थे, कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे और इनके टारगेट पे कौन लोग थे। क्या ये टारगेट किलिंग करना चाहते थे या फिर इनका इरादा कुछ और था। ये सारी चीजें अगले 14 दिनों में पुलिस पूछताछ में निकालने की कोशिश करेगी। कैमरामैन दलबीर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चलिए, तो दिल्ली की इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, ओडिशा के क्रिकेटर राजश्री स्वेन का जंगल में लटके शव से हड़कंप मचा हुआ है और राजश्री के घर वालों का आरोप है कि शरीर और आंख पर चोट के निशान है। जंगल में ही राजश्री की स्कूटी भी बरामद हुई है। राजश्री 11 जनवरी से लापता बताई जा रही थी। गुरुवार को कोच ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने राजश्री समेत 25 महिला क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग कैंप के लिए चयनित किया था और सभी कटक में एक ही होटल में ठहरी हुई थी। और खबरों के मुताबिक मैच के फाइनल 11 में राजश्री का चयन नहीं हुआ था। टीम चुने जाने के अगले ही दिन राजश्री ने कोच से पुरी में अपने माता पिता से मिलने जाने की बात कही थी। 3 तस्वीरें, जंगल में शव मिला है राजश्री का, ट्रेनिंग कैंप में ये गई थी। उसके बाद से परिजन का आरोप है कि हत्या हुई है, यह साधारण मामला नहीं है।
आत्महत्या का मामला नहीं है, हत्या हुई है, परिजनों का आरोप है। अब पुलिस हर एंगल से इस घटनाक्रम को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। तो ओडिशा से यह बड़ी खबर है, जहां क्रिकेटर राजश्री का शव जंगल से बरामद हुआ और उसी के आसपास उनकी स्कूटी भी पाई गई है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि यह हत्या का मामला है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। हर कड़ियों को खंगालने की कोशिश में है पुलिस। ओडिशा के क्रिकेटर राजश्री का शव बरामद हुआ है जंगलों से। और आपको यह भी बता दें, ट्रेनिंग कैंप के लिए राजश्री समेत 25 महिला क्रिकेटर्स को चयनित किया गया था। हालांकि प्लेइंग 11 में इनका नाम नहीं था। अनुपम मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुपम, क्या है यह पूरा मामला? पुलिस की तफ्तीश आगे कैसे बढ़ रही है? परिजनों का क्या आरोप है? जी देखिए, अभी तक छानबीन शुरू हो चुकी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से मौत हुई है। कल बड़े ही रहस्यमय परिस्थितियों में कटक से 25 किलोमीटर दूर एक जंगल में, घने जंगल में क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर का शव बरामद हुआ और उसके बाद से ही परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो संशय व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से ये शव बरामद हुआ है, हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। तो पुलिस दोनों ही एंगल से पूछताछ और छानबीन भी कर रही है। खासतौर पर अगर सुसाइड है तो क्यों है, और अगर हत्या हुई है तो कैसे हुई है, और सब कुछ डिपेंड कर रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और ज्यादा तफ्तीश में तेजी आएगी। शुक्रिया अनुपम, इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाकर रखें आप। तो ओडिशा के क्रिकेटर से जुड़ी यह खबर, राजश्री का शव बरामद हुआ है और ट्रेनिंग कैंप के लिए इनका चयन हुआ था। उसके बाद से खबर आई कि जंगल में उनका शव मिला है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर जोशीमठ से। देखिए, जोशीमठ को लेकर इसरो में धंसान वाली तस्वीर हटा ली गई है और कल ही इसरो ने सैटेलाइट के जरिए यह तस्वीर जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि सिर्फ 12 दिनों के अंदर 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धंस चुका है। लेकिन एक ही दिन के बाद इसरो ने अपनी वेबसाइट से वो रिपोर्ट्स हटा दी। इसको लेकर तमाम तरह के अब आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। विपक्ष भी इस पर निशाना साध रहा है और देख सकते हैं जो तस्वीर दिखा रहे हैं, नॉट फाउंड, बड़े बड़े लेटर्स में। इसरो ने वेबसाइट से दरअसल ये रिपोर्ट हटा ली। पहले लगाई गई थी। इस खबर को आज तक ने भी प्रमुखता के साथ दिखाई थी, किस तरह से इसरो ने जो रिपोर्ट जारी की थी, तस्वीर जारी की थी, सैटेलाइट इमेज जो जारी की थी, उसमें 5.4 सेंटीमीटर धंसने की तस्वीर और कयास लगाए गए थे। देखिए किस तरह से। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ही हड़कंप मच गया था कि कोई खतरा पहले से बढ़ा हुआ है और खतरा किस लेवल पर जा रहा है इससे अंदाजा लग रहा था। लेकिन यह रिपोर्ट हटा ली गई है। अब 5-7 तस्वीरों को दिखा रहे हैं। जहां इसरो ने धंसान की रिपोर्ट हटा ली, वो पहली वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां लिखा हुआ है नॉट फाउंड, ठीक उसके नीचे एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी। 2 होटल्स को डेमोलेशन का जो काम है वो भी चल रहा है, आज दूसरा दिन है। अब जोशीमठ ही हम लिए चलते हैं आप सभी दर्शकों को। अमित भारद्वाज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित, क्या कह रहे हैं लोग? क्या विरोध प्रकट भी कर रहे हैं या फिर राज्य सरकार के कामों से वो सहमत हैं? किस तरह से कदम उठाया जा रहा है और जो डेमोलेशन की प्रक्रिया थी आगे किस तरह से बढ़ रही है? आशु, देखिए, सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जोशीमठ पे ये मंडरा रहा है कि लगातार जो धंसाव की घटनाएं हैं वो रुकी नहीं। हमने कल भी कई सारी रिपोर्ट्स फाइल की थी, जहां पे एक हफ्ते पहले हमने रिपोर्ट फाइल की और दोबारा गए उन स्पॉट्स पे तो आपको गैप दिखेगा। बिल्डिंग और जमीन की जो कैविटी है वो बढ़ रही है, तो वो खतरा है। और बर्फबारी, बारिश, इसकी वजह से जो माउंट व्यू, मलारी जैसे होटल्स हैं उनके ढहने का भी खतरा है। और यही वजह है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको कल फिर से रिज्यूम किया गया था और चरणबद्ध तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से CBRI के गाइडलाइंस के हिसाब से उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। कल जो टॉप फ्लोर है उसको डिसमेंटल किया गया था, टीन शेड्स वगैरह जो थे उसको हटाया गया था और उसके बाद हमें बताया गया है कि कॉलम्स जो होते हैं किसी बिल्डिंग के उससे कट करके हटाया जाएगा और साथ ही जो छत है उसे तोड़ा जाएगा और फिर ड्रिलिंग करके, कट करके बड़े बड़े पोर्शंस में उसको डिसमेंटल किया जाएगा ताकि कम से कम कंपन हो। और एक बहुत अहम जानकारी जो आप साझा कर रहे थे कि जोशीमठ में धंसाव की जो घटना है उसको लेकर इसरो ने रिपोर्ट बनाई थी और उसमें साफ तौर पे स्पष्ट हो रहा था कि पिछले 1 साल से लगातार धंसाव की घटना थी। लेकिन अब मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में वो रिपोर्ट विड्रॉ कर ली गई है, जिसके वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ के कई सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आशुतोष, बहुत शुक्रिया अमित, इस पूरी खबर पर दर्शकों तक अपडेट और जानकारी साझा करने के लिए आपका। इस बीच आपको बता दें, देखिए जोशीमठ को लेकर एनटीपीसी भी निशाने पर हैं।
लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं और नारेबाजी भी हुई है इसको लेकर। एनटीपीसी को ये गुस्सा जोशीमठ के बाजारों में देखने को मिल रहा है। हालांकि एनटीपीसी का कहना है कि जो कुछ जोशीमठ में हुआ उसके लिए उसकी परियोजना जिम्मेदार नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग और यहाँ का जो आंदोलन का गुट है वो मानता है कि दरअसल एनटीपीसी की परियोजना के चलते ही जमीन फ्रेजाइल हो रही है और सब कुछ आपदा जोशीमठ में आई है। बहुत सारे जो दुकानदार हैं यहाँ पर, लगभग पूरा चौराहा देखिए, सिर्फ एक जगह पर नहीं है, आप जितनी भी दुकानों पर जाएंगे, जितनी दीवारों पर जाएंगे, हर जगह एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लग गए हैं। कई आप देखिए कि कई बार दरअसल एनटीपीसी का विरोध यहाँ पर हो चुका है और प्रोजेक्ट की ओर से कहा जाता है कि देखिए सब कुछ सुरक्षित है, इसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन लोग जो हैं उनके अपने अप्रीहेंशन से, उनकी अपनी चिंताएं हैं। ये जो पोस्टर लगाए हैं, लोगों का विरोध क्यों है एनटीपीसी के खिलाफ? सर, अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट पहले भी बोल चुकी है कि हाँ हमने तो काम बंद करा दिया है एनटीपीसी का, लेकिन मुझे लगता नहीं है। अभी भी वहाँ से कई वीडियोज आ रही हैं बाहर जिनमें जो है ब्लास्टिंग हो रही है, तो ब्लास्टिंग जब होगी जमीन के नीचे तो दिक्कत तो आएगी सर। लेकिन एनटीपीसी कह रही है कि हमारी परियोजना से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्यों मानते हैं कि एनटीपीसी ही जिम्मेदार है जो कुछ भी हो रहा है जोशीमठ? जिम्मेदार एनटीपीसी है। अब टनल कर रहे हैं, बार बार ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो मतलब ब्लास्ट के वजह से प्रेशर ऊपर निकल रहा है, तो सब उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ। इन सब सवालों का जवाब दरअसल एनटीपीसी देने में नाकामयाब रही है। या तो सीधा डायलॉग हो या कहीं किसी तरह की ऐसी जानकारियां हो जो लोगों तक पहुंचे, और इसी के चलते अब धारणाएं बढ़ रही हैं, एनटीपीसी पर सवाल उठ रहे हैं। और आज स्थिति ऐसी है कि जोशीमठ के इस पूरे लंबे बाजार में जहां इमारत गिराई जा रही है, वहां से लेकर के हर दुकान मकान की दीवारों पर एनटीपीसी गो बैक के ये पोस्टर चिपका दिए गए हैं। ये स्थिति जो है अब थोड़ी सी और अलग होती जा रही है। जोशीमठ से इस ग्राउंड रिपोर्ट के लेकर मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। और इस घटना को लेकर, पूरी प्रक्रिया को लेकर उत्तराखंड की सरकार क्या कह रही है, ये भी आपको हम सुनवा देते हैं। वहां के मुख्य सचिव, उनकी प्रतिक्रिया सुने आप। 8 इंस्टीट्यूट इस समय स्टडी कर रहे हैं कि जोशीमठ में जो भी भूदसाव हो रहा है उसका कारण क्या है, और वो सभी कारणों का परीक्षण करेंगे जिसमें एनटीपीसी भी है, और जो भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जोशीमठ में जो कुछ भी हालात हैं, खतरा है, उसका साइड इफेक्ट पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। औली में ये नजर आ रहा है। औली में सैलानी कम पहुंच रहे हैं और होटल मालिक भी इंतजार कर रहे हैं कि पर्यटक सैलानी यहां पर आए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। औली विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और देशी सैलानी भी आते हैं। अब जो मशहूर रोपवे है जो जोशीमठ को औली से जोड़ता है वो बंद है। कब खुलेगा ये पता नहीं, क्योंकि जोशीमठ के पास जो क्रैक आई है उनके चलते उसे बंद किया गया है। लेकिन अब जब औली पहुंचते हैं तो यहाँ से ये केबल कार आपको मिलती है, ये चेयर कार ये आपको औली ले जाती है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो पीक सीजन होने के बाद भी यहाँ पर आपको उतने सैलानी नहीं मिलेंगे, और जोशीमठ की जो चिंताएं हैं शायद उसका असर पड़ा है। जो हम जोशीमठ में देख रहे हैं उसके चलते यहाँ के कामकाज पर कितना असर पड़ा? बिल्कुल असर पड़ा है सर, और 75% तो कम हो गया है, और बस 25% पर ही अभी चल रहा है, क्योंकि पिछले साल काफी अच्छा था, और लेकिन भूदसाव के कारण और यहाँ पर उसके कारण टूरिस्टों में काफी फर्क पड़ा है। जो लोग आते हैं उनके मन में भी किसी तरह की शंका होती है, आप लोग से बातचीत करते हैं, कुछ पूछते हैं? जी हाँ, फिलहाल तो जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो यहाँ रुकने के लिए थोड़ा संशय तो उसे हो रहा है, और हमारी जो बुकिंग है वो भी थोड़ा बहुत कैंसिल हो रही है जो पहले से बुक है, और जो पहले साल के मुताबिक इस साल काफी कम है। कहाँ से आए आप लोग? बॉम्बे से। अच्छा, जब वहाँ से चले थे तो पता चला था जोशीमठ के बारे में कि यहाँ कोई ट्रेजेडी ऐसी है? हाँ, मालूम था हमें, लेकिन हमें औली जाना था इसलिए फिक्र नहीं थी। मन में किसी तरह का कंसर्न था, या फैमिली वाले कह रहे थे कि जा रहे थोड़ा संभल के जाना? फैमिली वाले कह रहे थे, बट हमको आना ही था तो हम आ गए। औली में इतना डेंजर नहीं था, जोशीमठ में था, बट किया था कि औली में इतना कुछ ज्यादा नहीं है रेंज। ऊपर लोगों की भीड़ देखी या बस कम? क्राउड कैसा था, फुटफॉल कैसा था? थोड़ा कम था एक्सपेक्टेड से, बट लाइक कम था, इसलिए न्यूज के वजह से काफी लोग नहीं आ रहे, बट हम लोग फिर आ गए। हमारा सब बुकिंग हो गया था तो हम आ गए। फिक्र नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इधर। घर वाले फोन करके पूछ रहे हैं कैसा है? हाँ जी, फोन कर रहे हैं। फिक्र है लेकिन? हाँ, उनको बहुत फिक्र है। और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल औली की ही तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बहुत कम संख्या में सैलानी आपको नजर आएंगे, और इसकी रिसोर्ट जो आप देख रहे हैं औली की। और सबसे गौर करने वाली बात है कि स्नोफॉल के लिए और स्कीइंग के लिए ये पीक सीजन है। जो सैलानी, जो पर्यटक पहुंचते हैं, मन में ये चाहत रखते हुए, जो दिल्ली से या देश के किसी भी हिस्से से पहुंचते हैं वहां पर, कि बर्फबारी और
सब कुछ उनको स्नोफॉल देखने को मिलेगा, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स का वो लुत्फ उठा पाएंगे। लेकिन खतरे की वजह से जो कुछ भी जोशीमठ में अभी देखने को मिल रहा है, जो हालात हैं, उसको देखते हुए लोग कम संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, सावधानी बरतते हुए। लेकिन इसका नुकसान वहां पर जो होटल मालिक हैं या फिर जो भी टूरिस्ट कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनको नुकसान हो रहा है। टैक्सी सर्विसेज, इस पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग जाएंगे नहीं तो इसका असर होता है। लेकिन ये जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, पहले अगर आप इस जगह पर तस्वीरें देखते तो सैकड़ों की संख्या में लोग, पर्यटक, सैलानी आपको नजर आ जाते। लेकिन गिने चुने लोग ही इस वक्त पहुंच रहे हैं। और ये सब कुछ साइड इफेक्ट किसका है? जोशीमठ का। क्योंकि जोशीमठ खतरे में है, वहां के लोग खतरे में हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत लोग अभी वहां पर बाकी हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी भी अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार की नजर है, हाई लेवल बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी नजर है, पीएम की नजर है, गृह मंत्रालय की नजर है। कई बार उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है इस हालात को लेकर। लेकिन साइड इफेक्ट भी हमें साथ साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, पर्यटकों के लिए औली गुलजार रहता था, जाना जाता था, और अब वहां पर पसरा है सन्नाटा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। देखिए, लगता है कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब राजस्थान भी पहुंच चुका है, शिफ्ट हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक मामले में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल गया है। तस्वीरें देखिए, जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पेपर लीक मामले में ये जो लोग भी आरोपी थे, उनके घर पर राज्य सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया, घर को ढा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। ये सब कुछ टूट चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल से इंस्पायर हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भी और वहां की सरकार? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। और अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और उत्तरायण पर पतंग उड़ाते हुए, पतंगबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें देखिए जरा। नारेबाजी भी हो रही है और लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पतंगबाजी की। सुरक्षाकर्मी उनके साथ नजर आ रहे हैं और आसपास जो घरों पर लोग भी निकले हुए हैं, क्योंकि उनके लिए भी खास मौका है। एक तो गुजरात के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, उत्तरायण का मौका है, खास मौका है, मकर संक्रांति भी है, और उसी पर अमित शाह छत के ऊपर चढ़े हुए पतंगबाजी कर रहे हैं। अब सब लोग उनको अपने अपने घरों से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और निश्चित तौर पर उत्सुकता होगी, क्योंकि छत पर मौजूदगी है गृह मंत्री की। तो कह सकते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। देखिए अमित शाह, लगता है पतंग काट दिया इन्होंने। और वहां छतों से भी नारे गूंज रहे हैं, भारत माता की जय। तो मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करते हुए अमित शाह, ये तस्वीरें देखिए। और किसकी पतंग काट रहे हैं? अमित शाह। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित शाह जो पतंगबाजी कर रहे हैं, सभी कोशिश में होंगे कि इनकी पतंग को काटी जाए, लेकिन पतंगबाजी में भी दक्षता है इन्हें। तो मकर संक्रांति पर अमित शाह की ये पतंगबाजी, और लगता है काट दिया इन्होंने, और तालियां बजी हैं। जी हाँ, पतंगबाजी में भी अच्छा कौशल रखते हैं अमित शाह, मांझे को अच्छे से हैंडल करते हुए और पूरा आनंद लेते हुए गृह मंत्री। इसके पहले आपको बता दें, मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया, और अब उत्तरायण के मौके पर छत पर पहुंच गए हैं पतंगबाजी करते हुए। पीछे से गुजराती संगीत भी बज रहा है, और शायद एक दो पतंग इन्होंने काटी, उसके बाद शायद खुद की पतंग कट गई है। और गुजरात बीजेपी इकाई के नेता भी वहां पर मौजूद हैं। आसपास के घरों पर ये देख सकते हैं, छतों पर लोगों का हुजूम, तस्वीरें ये देखिए जरा। और मौका खास है, और उत्साहित हो भी क्यों ना, क्योंकि गृह मंत्री की मौजूदगी है छत पर और पतंगबाजी कर रहे थे। तो सिर्फ राजनीतिक दांव पेच नहीं आजमाते अमित शाह, बल्कि पतंगबाजी में भी कौशल रखते हैं। और यहां भी मांझे के साथ
दांव पेच दिखाते हुए। दो तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां दर्शन पूजन करने पहुंचे मंदिर में जाकर मकर संक्रांति के इस अवसर पर, तराने के मौके पर, और दूसरी तरफ छत पर पतंगबाजी करते हुए अपना जो कला कौशल है उसको प्रदर्शित करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। और एक और सुंदर तस्वीर आई थी जब गणपति गजानन गजपति की पूजा करते हुए नजर आए थे। सजे धजे हाथियों को उन्होंने अन्न ग्रहण करवाया था, प्रसाद खिलाया था। देखिए ये जरा तस्वीर है, आसमान में हर तरफ पतंग ही पतंग नजर आ रहे हैं और इसमें से एक पतंग गृह मंत्री अमित शाह की आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। और अमित शाह ने पतंगबाजी की, देखिए तालियां भी बज रही थी और काफी खुश हैं इस मौके पर, लुत्फ उठा रहे हैं। जरा सुनिए, देखिए काट दिया इन्होंने, एक पतंग इन्होंने काट दी और खुशी चेहरे पर झलक रही है, देखी जा सकती है। तो ये कोई साधारण पतंगबाजी नहीं है, ये देश के गृहमंत्री अमित शाह की पतंगबाजी है। कला कौशल उसको प्रदर्शित करते हुए और खुशी देखिए इन्होंने जब पतंग काट दिए। तो राजनीतिक दांव पेच के बीच आज मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, और वहां भी पतंगबाजी में अपने कला कौशल को प्रदर्शित करते हुए और खुशी भी देखी जा सकती है क्योंकि इन्होंने आसमान में किसी की पतंग काट दी। 3 तस्वीरें अब आपके सामने रख रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं, देखिए दर्शन पूजन करने पहुंचे, आरती के बीच आशीर्वाद लिया, माथा टेका, प्रभु का आशीर्वाद लिया, खुद आरती की, और दूसरी जो बीच में तस्वीर देख रहे हैं गजराज को भोजन ग्रहण कराया, और तीसरी जो तस्वीर है वो छत पर उनकी जब मौजूदगी पतंगबाजी करते हुए अपने कौशल को प्रदर्शित करते हुए।